हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ चुकी है। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम का वेट कर रहे हैं तो सभी के लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है। क्या गुड न्यूज़ निकल के आई है, आप लोगों का जो है एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर खबर आया है। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो मार्च में ले लिया गया। कब? मार्च में। और अभी आपका अप्रैल चल रहा है। क्या चल रहा है? अप्रैल। तो अप्रैल में क्या आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम होगा? हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, ये अप्रैल से मई के बीच में होगा। कैसे होगा हम आपको चलिए समझाते हैं यहाँ पर। तो आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का अभी तक आपको कोई नोटिस नहीं मिला है और आपको यहाँ पर 20 अप्रैल तक, कब तक? 20 अप्रैल तक आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का जो है एग्जाम का नोटिस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा आप मान के चलिए कि आपका 28 अप्रैल से के आसपास, ठीक है, 28 अप्रैल से लेके आपका जो है नेक्स्ट मंथ तक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो मई, मान के चलिए 15 मई तक आपका यहाँ पर एग्जाम चल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो यहाँ पर है, जैसे मार्च में यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का लिया गया तो अप्रैल को यहाँ पर समय दिया जाएगा थोड़ा सा और मई में ही एग्जाम ले लिया जाए। मैं आपको मतलब इतना क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो एग्जाम होगा आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का अप्रैल से मई के बीच में। कब? अप्रैल से मई के बीच में होगा और मई के लास्ट में नहीं, मई के शुरुआत में ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। कब? फर्स्ट वीक में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है और इसके लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट देते रहना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। मैं आपको टाइमिंग समझा देता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पर जो है पहले मार्च में ग्रेजुएशन लेवल का लिया, ठीक है, फिर आपका हो गया अप्रैल, फिर मई, फिर यहाँ पर हो गया जून। अब जून में इनको लेना है ग्रुप डी, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तो उससे पहले ही ये लोग मई में क्या करेंगे, आपका आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम ले लेंगे। अब सबसे बड़ा डाउट बच्चों को यहाँ पर ये आ रहा था कि आरआरबी एनटीपीसी जो 12 लेवल का एग्जाम देंगे तो वैकेंसी तो बहुत कम है, 3000 के आसपास वैकेंसी है। कितना? 3000 के आसपास वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जो है लाखों में अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्या टारगेट करके चलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जितना भी आपका वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी तो इंक्रीज होने वाला अब नहीं रहा क्योंकि हर साल निकल रहा है। तो जैसे 3000 वैकेंसी है तो इसमें 2 गो सीबीटी होता है, आपको ये चीज़ पता होगा। सीबीटी 1 प्लस आपका सीबीटी 2। अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा तो सीबीटी 1 में जो बच्चा फाइट करेगा, ठीक है, टोटल आपका जो है यहाँ पर 3000 सीट है, लेकिन बच्चा जो फाइट करेगा लाखों में, ठीक है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बच्चा यहाँ पर फाइट करेगा, ठीक। लेकिन सीबीटी 2 में कितना बच्चा फाइट करेगा? अगर आप सीबीटी 2 में पहुंच जाते हैं उसके लिए आपको क्या मार्क्स लाना पड़ेगा सीबीटी 1 में, वो आपको समझाते हैं। तो 15 गुना बच्चा को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा, वैकेंसी का 15 गुना। तो 3000 यहाँ पर जो है टोटल बच्चा है। तो अगर आप 3000 गुना 15 करते हैं यहाँ पर तो लगभग 45,000 बच्चा को, कितना? 45,000 बच्चा को जो है सीबीटी 2 में यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो उस 45,000 में आने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा इस वीडियो में हम नीचे आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये जो 4 पोस्ट आप देख रहे हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टाइपिस्ट, ठीक है, तो अगर आपने चारों पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है लेकिन आप टाइपिंग में फेल भी कर जाते हैं, पहले एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि चारों के लिए अलग अलग कट हो जाता है, ठीक है। भले आपको दिखाता है कि 100 मार्क्स में से जो भी है कि कट ऑफ इतना गया है, क्या बोलते हैं, 80 गया है, लेकिन चारों के लिए यहाँ पर कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कट ऑफ गया है 82, अकाउंट्स क्लर्क टाइपिस्ट का 80, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का यहाँ पर 75, ट्रेंस क्लर्क का यहाँ पर जो है 70 गया है। तो ऐसे करके कट ऑफ गया है। तो अगर आप यहाँ पर लाए हैं 85 तो आप तो सबको क्वालिफाई कर गए। तो अगर आप यहाँ पर सबको क्वालिफाई कर गए हैं तो अगर आप यहाँ पर टाइपिंग में फेल कर जाते हैं, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात ये आता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो टाइपिंग वाले पोस्ट है इसमें आप फेल कर जाते हो, टाइपिंग जब आप टाइपिंग देने के लिए जाते हो तो कोई बात नहीं, बाकी जो 2 पोस्ट है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये रहता है कि कोई बच्चा अगर मेडिकल में फेल हो जाए, मेडिकल स्टैंडर्ड सबके लिए अलग अलग है, B2 है, C2 है, A3 है, 3 तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो मान लीजिए आप B2 में फेल कर जाएंगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ इसके लिए ना आप फेल किए, बाकी के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे। आप A3 में फेल कर जाएंगे तो इन दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इतना आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज़ से रिलेटेड। और मेनली एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अभी इन्होंने वेटिंग लिस्ट को बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया। अब ये वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर 3000 बच्चे का सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो 3000 बच्चे का ही ना सिलेक्शन लेंगे। उसके अलावा इस 3000 बच्चा में से मान लो कि सिलेक्शन होने के बाद 100 बच्चा ऐसा रहता है जो कि दूसरे जॉब में चला जाता है, शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, ये जो एनटीपीसी वाला जॉब है छोड़ देता है। तो ये 100 को सीट तो फिल करना होगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो इसको नेक्स्ट ईयर में वैकेंसी में ऐड कर दे या जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चा है जो कि कट ऑफ से 2 नंबर कम लाया है, मान लो कि 80 मार्क्स कट ऑफ गया है, वो लाया 78, 75, 79 ऐसे करके लाया है, तो उनको ले लिया जाए जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। तो इसमें बहुत अच्छा ये रहता है कि वेटिंग लिस्ट जो है आपका 1 साल तक वैलिड रहता है। कब तक? 1 साल तक आपको यहाँ पर वैलिड देखने को मिलता है वेटिंग लिस्ट। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कितने मार्क्स आपको इस एग्जाम में टारगेट करके चलना हुआ है हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर परेशान नहीं होना है। जो लोग स्टेट लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट दिए थे या फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाए थे तो उनको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लेने की जरूरत है समझा देते हैं। जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपका ओबीसी,
SC, ST और EWS, इसमें 2 नियम था। ये नियम था कि एक तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरा नियम ये था कि आपके पास जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो 2 नियम आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कोई बच्चा लास्ट डेट से पहले नहीं बनवा पाया, कोई बच्चा सेंट्रल लेवल नहीं बनवा पाया, स्टेट लेवल का ही जो है नंबर जमा कर दिया था, सर्टिफिकेट नंबर। तो इसमें क्या है ना कि अगर आप रियल में इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पर एफिडेविट भी देंगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कि हमको बनाने में लेट हो गया या सेंट्रल लेवल उस समय नहीं बनवा पाए, तो आप बाद में आप बनवा के साथ में एफिडेविट देंगे तो काम हो जाएगा। वो लोग खुद बताते हैं डीवी के समय, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था उससे पहले 2022 में या 2023 में भी कभी भी आपने बनवाया होगा तो वो आपको मदद करेगा, लेकिन पहले कभी जीवन में आपने बनवाया ही नहीं होगा तब आपको जाके यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। अब देखिए सबसे मेन चीज़ है, अभी आपको जितना भी दिन बचा है 15 दिन 20 दिन एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी जारी करके बोल देगा कि 10 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो आपको रोज़ क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। रोज़ कम से कम मिनिमम 1 मॉक टेस्ट तो रोज़ लगाना है, 1 को दिन नहीं छोड़ना है। और 2 लगा सकते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चा का तैयारी बहुत मस्त है। वो लोग टारगेट करके चल रहा है बच्चा सब, अगर आप देखिएगा तो 40 में से जनरल अवेयरनेस में से 20 मार्क्स, मैथ में से 30 में से 25, रीजनिंग में आपका 30 मार्क्स में से यहाँ पर 25 मार्क्स। तो अगर आप तीनों को यहाँ पर जोड़ भी देते हैं तो तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 25-25 आपका 50 हो गया और ये आपका 20 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 70। तो 70 हर बच्चा टारगेट करके चल रहा है, तो आपको तो उससे कुछ ज़्यादा ऐड करके लाना होगा ना, तो ज़्यादा नहीं, आपको 5 नंबर ऐड करके लाना है। कितना, 75 आपको टारगेट करके चलना है 100 में से। इससे नीचे अगर ला रहे हैं, किसी भी जोन में है, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप रिस्क में है, लेकिन 75 से ऊपर लाइएगा तो आपके चांसेस रहेंगे सेलेक्ट होने के। अब यहाँ पर अगर बता दें तो मॉक टेस्ट तो दीजिएगा ही दीजिएगा। ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है इसके लिए सबसे अच्छा बुक होता है स्पीडी पब्लिकेशन का। जो भी बुक पढ़ रहे हैं पढ़िए, स्पीडी पब्लिकेशन भी पढ़ के चल जाएगा ना तो आपको मदद करेगा, ठीक है। ये कोई प्रचार नहीं करे, आप रेलवे का जो बच्चा तैयारी करता है आप उससे पूछ सकते हैं कि स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से जो है क्वेश्चन गिरता है, ठीक है। उसको आप बार बार अगर यहाँ पर रिवाइज करके जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम जो है CBT 1 अगर आपका यहाँ पर जो है अप्रैल से मई के बीच में हो जाता है, ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल से मई के बीच में यहाँ पर करा लिया जाता है। तो इसका जो CBT 2 है ये कब तक कराया जाएगा। CBT 2 देखिए पहले ग्रेजुएशन लेवल का वाला का होगा, फिर 12 लेवल वाला का होगा। तो ये आपका कब तक चला जाएगा, खिंचाते खिंचाते ये आपका लगभग दिसंबर तक चला जाएगा। दिसंबर 2026 तक CBT 2 2 को स्टेज एग्जाम होता है ना, तो अच्छा खासा समय आपको लगता है। कोई भी आप रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो 2 साल का समय लगता है आपको सिलेक्शन लेते लेते। और आरआरबी एनटीपीसी जो आपका 12 लेवल का एग्जाम होने वाला है, जो कि अप्रैल से मई के बीच में होगा, या तो अप्रैल के लास्ट में शुरू हो जाएगा या तो मई के फर्स्ट वीक में जो शुरू हो जाएगा आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल का एग्जाम। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये जो 12 लेवल एग्जाम है इसमें आप देखते हैं कि टीटी का पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट है, और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग 30 से 35 हज़ार। आपको एक क्वार्टर मिलता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल मिलता है। सोचिए अगर आप अभी एक एग्जाम निकाल लेते हैं तो बाकी जो आपका उम्र है 60 साल तक आप बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हो। तो इस एग्जाम के लिए जो है अभी से अच्छे से रोज 2-2 मॉक टेस्ट दीजिएगा। आपका तैयारी जिस लेवल का भी हो, बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बहुत बच्चा ऐसा होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। दोनों तरह के बच्चे अभी पढ़ने पर ध्यान नहीं दें, अभी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पर दें, क्योंकि वहां आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना। अगर आपका स्पीड ही नहीं रहेगा, आपको सब क्वेश्चन भी आएगा तो आप कुछ नहीं बना पाएगा। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।